जय संविधान। देखिए, आज फिर मेरे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और बड़े प्रखर प्रवक्ता हैं, पूरे विश्वास से बोलते हैं और बहुत ज्यादा उनके अंदर प्रतिभा है और बहुत ज्यादा ज्ञान है। इसलिए आज मैंने दोबारा उनको आमंत्रित किया। पहली बार उन्होंने जो हमसे संवाद किया था, बड़ा पसंद किया गया, जनता ने बड़ा पसंद किया। मनोज जी, असल में जो समस्या है इस समय, वो हमारे सनातन धर्म से संबंधित है, हमारे हिंदू धर्म से संबंधित है। देखिए, ये सब जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष के अंदर भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का बहुत ज्यादा, उनको हम लोग अपना आदर्श मान के चलते हैं। और चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म जाति के हो, भगवान श्री राम पे कहीं किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। सब मानते हैं कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे लिए आराध्य हैं। लेकिन मेरा ये व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप नास्तिक हैं तो चलिए कोई बात नहीं, आप मूर्ति पूजक नहीं हैं, आप मूर्ति पूजक नहीं हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप आस्तिक हैं और मूर्ति पूजक हैं, तब मुझे समस्या है कि आप भगवान श्री राम पे आस्था रखें और भगवान श्री राम के मंदिर में चोरी करे कोई अगर, तो मुझे समस्या है। क्योंकि फिर इसका मतलब यह है कि आप भगवान श्री राम पे श्रद्धा नहीं रखते, आपके लिए वो एक शोषण का साधन बन गया है। जैसे ये मामला सामने आया, पहले भी बहुत सारा प्रकाश में डाला गया कि अयोध्या के अंदर जो जमीन खरीद फरोख्त हुई, उसमें हम लोगों द्वारा दिए गए चंदे का हेरफेर हुआ और हम लोगों का पैसा लोगों ने अपने बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में, मकान बनाने में खर्च किया। लेकिन चलिए, सरकार ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। फिर उसके बाद हुआ कि जो चंदा चोरी हुई, जो चढ़ावा चोरी हुई, लोगों ने चांदी की सिल्लियां दी, लोगों ने सोने के परत दिए, लोगों ने गिन्नियां दी, लोगों ने चढ़ावा दिया। चंपत राय बंसल जो वहां के मुख्य संरक्षक एक प्रकार से थे, उनको दिया, रसीद उनको नहीं मिली, उन्होंने आरोप लगाया और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। ये भी पता है कि ये पहले पता चल गया था, ट्रस्ट को पता चल गया था, चंपत राय बंसल को पता चल गया था कि चोरी हो रही है। और चोरी होने के बाद पुलिस को लेकर चोरी की बरामदगी भी हो गई, लेकिन 25 दिन के बाद उस पर फिर कार्रवाई शुरू हुई। यह भी पता चला कि वहां पे जो महिपाल सिंह उसके जो निर्माण को देखा करते थे, उन्होंने शिकायत की थी चंपत राय बंसल से जाके कि साहब यहाँ बड़ा हेरा फेरी हो रही है, 50% का कमीशन लिया जा रहा है। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर था उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, महिपाल सिंह को हटा दिया गया। लेकिन चलिए, जब बहुत ज्यादा लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची और प्रश्न उठाए गए, उसके बाद एक एसआईटी बना दी गई। और हम लोग जानते थे कि एसआईटी अगर योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश में बनी है, उसका क्या हश्र होगा, और वो हश्र धीरे धीरे सामने आ रहा है। उस प्राइमरी रिपोर्ट में ये बता दिया गया कि साहब वो चंपत राय बंसल भी दोषी नहीं है, मिश्रा जी भी दोषी नहीं है, और राव साहब भी दोषी नहीं है, और छोटे छोटे जो नोट गिनने वाले थे वो 8 लोगों को जेल भेज के उन्हीं को दोषी बना दिया गया। शायद उनसे वादा कर दिया गया होगा कि आपको भाई 2-4 साल जेल में रह लीजिए, आपके परिवार का ध्यान रखा जाएगा, फिर 10-10 करोड़ रुपए आपको दे दिए जाएंगे और आप जो है अपना जीवन आनंद से बिताइएगा, लेकिन कुछ बड़े लोगों का नाम मत लीजिएगा। और जितने लोगों के ये नाम आ रहे थे कि सारे सारे बीएचपी, आरएसएस और बीजेपी के लोग थे। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मामला हुआ है, और अब एक कमेटी बनाने की बात हो गई है कि साहब एक कमेटी होगी और उसके बाद चीजें आगे बढ़ेंगी, लेकिन इन लोगों को दोष मुक्त कर दिया गया। मिश्रा जी को, राव साहब को और चंपत राय बंसल को दोष मुक्त कर दिया गया। जबकि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम तो वो इतिहास को रखते हैं कि एक धोबी के कहने पे उन्होंने मैया सीता से कहा था कि अग्नि परीक्षा दीजिए। तो मनोज जी, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में हैं, आप लखनऊ में हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो ये जो पूरा मामला हुआ है, जिस तरह से दबाया गया है, छोटे लोगों को पकड़ा गया है, बड़े लोगों को छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसके तार बड़े ऊंचे तक हैं। क्योंकि आप जानते हैं गैर रजिस्टर्ड संस्था है, जिसके हजारों करोड़ की बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े कार्यालय हैं। दिल्ली में झंडेवाला के अंदर कितनी बड़ी उनकी बिल्डिंग बनी हुई है, और एनजीओ है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, इनकम टैक्स नहीं पे करती, कुछ नहीं करती, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं। बाकी छोटे छोटे एनजीओ पे कार्रवाई होती है। तो ये जो मुद्दा हुआ है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बड़े एक हमारे जो श्रद्धा का केंद्र था उसके अंदर हनन हुआ है, उसके बारे में जो सारी कार्यप्रणाली है, और अब ये पता चल रहा है कि बड़े बड़े मछलियों को छोड़ दिया गया है, इसके बारे में मनोज जी आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए अखिल जी, मैं एक बात तो पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि
भगवान को लूटते हुए मैंने अपने जीवन में पिक्चरों में देखा था, लेकिन रियलिटी में भी देख लिया। और वो कलाकार सबसे ज्यादा होता था अमरीश पुरी। तो अब बीजेपी का, आरएसएस का, विश्व हिंदू परिषद का अमरीश पुरी कौन, ये तय होना बाकी है। अमरीश पुरी भी अपने हाथ से नहीं मूर्ति निकालता था, सोने की, चांदी की, उनका मुकुट, उनके गहने, उनके आदमी ही चोरी करते थे। लेकिन उसकी पूरी पटकथा सिर्फ और सिर्फ वो अमरीश पुरी लिखता था। तो अब सवाल ये बड़ा वाजिब सा हो गया है कि आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद का अमरीश पुरी कौन, किसके इशारे पे ये चोरी हुई, किसके इशारे पे प्रभु राम के ट्रस्ट के खजाने का पैसा लूटा जा रहा था लगातार। क्योंकि ये कंप्लेन कोई आज की कंप्लेन नहीं है कि सिर्फ आज की कंप्लेन। महिपाल जी की बात अगर कर लें तो वो तो 2020 के आसपास से ही बता रहे हैं कि जब से निर्माण शुरू हुआ था तभी से ये व्यवस्थाएं वहां पे शुरू हो गई थी। तो मेरा अपना ये मानना है मोटा माटी कि इसमें बड़ा कॉन्स्पिरेसी थी, और उस कॉन्स्पिरेसी में आ, बहुत चुटपुटिये लोगों को, जिनकी कोई जिम्मेदारी, कोई मतलब नहीं था, मैं उनको हिस्सेदार भी नहीं समझता हूँ। मैं इतना समझता हूँ कि वो लोग मेहनताना लेने वाले थे। अब इसको मेहनताना ही कहा जाएगा, क्योंकि अगर प्रभु राम के मंदिर से पैसा चोरी होगा और चोरी करने वाले कुछ हाथ होंगे तो उनको भी तो मेहनताना मिलेगा, नहीं वो चोरी क्यों करेंगे। रही बात अब इस बात की कि वो तीन जो जिम्मेदार लोग थे उनका आखिर उनको किस तरह से क्लीन चिट दे दी गई, एक छोटी सी जांच। तो भाई बाबू करता है किसी भी विभाग में, जो भी लेन देन होता है डायरेक्ट आईएएस कहाँ करता है, उसके नीचे वाले करते हैं। लेकिन नाप दिया जाता है डीएम, एसपी। मान लीजिए मेरा जिला है, मेरे जिले में कोई घटना घटित, जघन्य अपराध घटित हो जाए तो एसपी को तत्कालिक रूप से नाप दिया जाता है। एसपी तो वहां उस थाने के क्षेत्र का जिम्मेदार एसपी को तो डायरेक्ट है नहीं, वो तो थाना अध्यक्ष को है। लेकिन एसपी हटाया जाता है। तो अब ये अमरीश पुरी लोग क्यों नहीं हटाए गए, क्यों इनको दोषी नहीं बनाया गया? क्योंकि ये राष्ट्र कलंक लगने वाला था आरएसएस पे, बीजेपी पे और विश्व हिंदू परिषद पे। देश की आजादी में इनका कोई योगदान नहीं रहा, और वो कलंक आज भी इनके पीठ पे जड़ा हुआ है, मढ़ा हुआ है। इसीलिए ये दुनिया भर का नाटक नौटंकी हमेशा बताते हैं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये कलंक बीजेपी चाहे कि हम धो लेंगे तो धुल नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल सरकार दूसरी बदलेगी, और किसी भी व्यवस्था की जांच कराना, कोई वहीं सुप्रीम कोर्ट से तो कोई आदेश आ गया नहीं कि अब इसको नहीं खोला जा सकता। मैं तो कह सुप्रीम कोर्ट से भी कोई बच जाए तो मौजूदा सरकार उसकी जांच करा सकती है, दोबारा से उसकी फाइल खोल सकती है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि आने वाले समय में, जिस दिन 2027 में समाजवादियों की सरकार होगी, वहां पे फिर ये तय किया जाएगा कि कौन असली चोर है। एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट के एसआईटी की आदेश पे और बनी है, अब देखिए वो क्या करती है। लेकिन इन सब बातों के बाद अगर अखिल जी मुझे एक बात समझ में आती है, तो वो ये कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं। चंपत राय को बचाने में किसका लाभ है, अनिल मिश्रा को बचाने में किसका लाभ है, या राव जो है उनको बचाने में किसका लाभ। ये एसआईटी जो बनी, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से बनी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तात्कालिक रूप से, ट्रस्ट नहीं बनाया था, ट्रस्ट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना था, लेकिन जांच के आदेश तत्कालिक रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ ने दे के गेंद को अपने पाले में ले लिया। वो कहते नहीं है गांव में कि कोई आ जाए और उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाए, बड़ा आदमी कोई आ जाए तो कौन लपक के गया और टायर बदलने के लिए रिंच पाना खोल के जग लगा के सबसे पहले उसका व्यवस्था सही कर दे। तो वो वाला मामला था। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को एक मौका मिल गया आरएसएस में अपनी पैठ को मजबूत करने का। लेकिन गड़बड़ एक बात दूसरी भी हो गई। वो कहते नहीं, हर हर बात का, हर घटना का, हर वस्तु का, हर व्यक्ति का, हर शब्द का दो मतलब होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना दीर्घकालीन राजनीतिक लाभ देखा और उस एसआईटी के माध्यम से चंपत राय को और अनिल मिश्रा को सबको बचा लिया। लेकिन नुकसान हो गया माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये बयान है अखिल जी कि मैं क्षत्रिय हूँ, राजपूत क्षत्रिय हूँ, और मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूँ। फिर उन्होंने नाथ संप्रदाय का मुखिया होने के साथ साथ कहा कि मैं राम भक्त हूँ। नाथ संप्रदाय
किस चीज में विश्वास करता है किसमें नहीं, ये आप बेहतर जानते हैं। उनको राम से कितनी आस्था है ये आपको बेहतर मालूम है। लेकिन वो पॉलिटिकल लाभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संप्रदाय को भी दरकिनार किया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा राम भक्त हूँ। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीति तो मजबूत हो गई। आरएसएस की नजर में वो एक बड़े लॉयल आरएसएस के, विश्व हिंदू परिषद के, बीजेपी के नेता और व्यक्ति बन गए, लेकिन वो प्रभु की नजर में गिर गए। और ऐसा गिरे कि उसको कहते नहीं कि प्रभु की नजर से गिरा किसी को दुनिया में उसको कोई ताकत उठा नहीं सकती। ये बात भी पौराणिक रूप से सही कही जाएगी, वेद और पुराणों के हिसाब से सही कही जाएगी। तो ठीक है, राजनीतिक लाभ के लिए जो छोड़ के आए थे मोह माया, सामाजिक जीवन छोड़ के आए थे, सन्यासी बने थे। अब जब जिस आदमी ने अपने सन्यास का ही कोई मतलब नहीं रखा और राजनीति में मुख्यमंत्री पद ज्यादा महत्वपूर्ण रखा, तो वो आए थे धार्मिक सेवा करने और करने लगे राजनीतिक सेवा इस समाज की। तो निश्चित तौर पे बहुत अति महत्वाकांक्षी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बिष्ट जी ने अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में प्रभु श्री राम के ट्रस्ट की चोरी के मामले को पूर्ण रूप से दबा दिया। लेकिन कुछ दिन हो सकते हैं बेहतर, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे राम हो। कुछ दिन के लिए फौरी तौर पे राहत मिल जाएगी। आने वाला समय इन लोगों का जेल जाएंगे, चक्की पीसिंग और अंतिम समय तक जेल में रहना ही मेरे ख्याल से इनके जीवन में है, क्योंकि इन्होंने महापाप किया है। कोई भी व्यक्ति बैंक लूट लेता है, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार कर लेता है, लेकिन कोई मंदिर का पैसा नहीं लूटता है। और जो लूटते हैं वो बड़े निकृष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति कहलाते हैं। अब उनकी शिक्षा दीक्षा किस तरह हुई है ये वो जाने और समझे। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कुछ पॉलिटिकल लाभ के साथ साथ धार्मिक लाभ भी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को आने वाले समय में मिलेगा देखने को। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। क्या लाभ होगा, कैसा लाभ होगा, किस तरह का लाभ होगा, किस मठ पे कब्जा और होगा, किस ट्रस्ट पे उनका कब्जा होगा, ये आने वाला समय तय करेगा। क्योंकि आरएसएस किसी का उधार नहीं रखती है। मेरा अपना अंदर खाने का ये खबर है कि आरएसएस जिसका लेती है या जिससे बचती है, जो बचाता है, उसका उधार चुकता कर देती है। तो उसकी कीमत क्या होगी, क्या चीजें होंगी, क्या व्यवस्थाएं होंगी, वो आने वाला समय तय करेगा। जी अच्छा मनोज जी बताइए, अभी तो 6-7 महीने के बाद इलेक्शन है और एक मुद्दा जो ये नीट परीक्षा का जंतर मंतर वाला था और राहुल गांधी के जैसे प्रयागराज के अंदर बड़ी सक्सेसफुल मीटिंग हुई और जिस प्रकार से पुणे के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट ने वहां पे बिल्कुल एक प्रकार से बंदिश लगा दी है, 4 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो क्योंकि आप तो क्षेत्र के उसमें संपर्क में रहते हैं, फील्ड के संपर्क में रहते हैं, जनता के संपर्क में रहते हैं, प्रवक्ता हैं, तो ये 2 मुद्दे जो बड़े इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, क्योंकि 6 महीने बाद इलेक्शन है तो आरएसएस क्या पुरस्कृत करेगा जब आपकी सरकार अगर आ गई तो, और उसके बाद जांच हो गई और ये लोग नप गए और सारी कड़ियां खुल गई और क्या लिंकेज था सारा खुल गया। तो आपको क्या लग रहा है, ये जो बच्चों का मामला है, जेन ज़ी और जेन अल्फा का मामला है, और ये जो मंदिर के अंदर चोरी का मसला है, क्योंकि चोरी देखिए केवल राम जन्मभूमि में नहीं हुई है, अभी पता चल रहा है महाकाल के अंदर भी चोरी हुई है, बद्रीनाथ में भी हुई है, केदारनाथ में भी हुई है, माने एक एक करके कड़ियां खुलती जा रही हैं। अच्छा, जो ये परीक्षा लीक का मसला है, ये साउथ में नहीं उठ रहा है जहां पे डबल इंजन की सरकार नहीं है, ये वहीं उठ रहा है जहां डबल इंजन की सरकार है। अब पहले मध्य प्रदेश में शुरू हो गया, राजस्थान में शुरू हो गया, उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया, बिहार में शुरू हो गया। तो ये दोनों मुद्दे आप क्योंकि फील्ड के संपर्क में रहते हैं, तो आप ये बताइए 5 महीने के बाद जो इलेक्शन होने वाला है, इन 2 मुद्दों का क्या प्रभाव है, जनता कैसे रिएक्ट कर रही है, और जनता को ये दोबारा दिग्भ्रमित न कर पाए इसके लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस क्या व्यवस्था कर रही है? देखिए, ये मुद्दे अभी तक मुझे लगता था कि हो सकता है बड़े अल्पकालीन हैं और अल्पकाल में ही जैसे तमाम सारे मुद्दे बीजेपी की सरकार के सामने दब जाते थे और एक नैरेटिव गढ़ लेती थी बीजेपी और दूसरा मुद्दा राइज करके इस मुद्दे को दबा दिया जाता था। लेकिन आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में या देश में अगर जो 2 मुद्दे नहीं दबा पा रही बीजेपी, चाहे वो सदन के माध्यम से हो, चाहे सड़क के माध्यम से हो, या मीडिया के माध्यम से हो, वो मुद्दे यही दोनों मुद्दे हैं। जेन जी जेन अल्फा के साथ जो समस्याएं हैं वो
नित्य प्रत्य हर दिन पूरे देश में कहीं ना कहीं आप जन अल्फा को भी देख रहे हैं, पा रहे हैं कि वो पूरी तरीके से नस्तो नाबूद करने के लिए सड़क पर उतरने को बेताब है। अमूमन हम अपने बचपन में कभी ऐसा नहीं देखते थे, यहाँ तक कि स्कूल के प्रधानाचार्य से भी जन अल्फा नहीं कह पाता था कि साहब कमरे में पंखा नहीं चल रहा है, फलाना नहीं, धमाका नहीं, कुछ भी नहीं होता था। लेकिन अब तो कल की खबर है आजमगढ़ में बच्चे सड़क पे आ गए, उसके एक दिन पहले की खबर है लखनऊ में जाम लगा दिया बच्चों ने पूरी तरीके से। तो और राम मंदिर का मुद्दा तो पूरे सदन के कार्यकाल के दौरान समाजवादी पार्टी ने उसको जीवित ही नहीं रखा, उसको और उभार दिया। 2 लाख रुपए से ज्यादा का चंदा इकट्ठा करके संसद भवन से दिल्ली में हनुमान मंदिर में जाके जमा करा दिया, उसकी पक्की रसीद भी ले ली और 2 चांदी के सिक्के भी चढ़ाए। तो उसको मरने तो खैर कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये ईश्वर का खुद का मामला है। कहते नहीं कि जो प्रभु ने रचा है, जो बसा है, जो नियत में निर्धारण किया है, उसका तो इम्प्लीमेंटेशन हो के रहेगा। अब उसमें कुर्बानियां किसकी किसकी होंगी, कौन मुख्यमंत्री चला जाएगा, कौन प्रधानमंत्री चला जाएगा, कौन शिक्षा मंत्री चला गया, कौन गृह मंत्री की बारी है, ये सब कुछ सामने देखने को मिलेगा। चुनावी मुद्दे ये अब मुद्दे नहीं रह गए मेरे ख्याल से, चुनाव ही फोकस्ड इन्हीं 2 विषयों पर होगा, नौजवान भी और ईश्वर आस्था भी। लेकिन एक मजेदार बात आपको मैं बताता हूँ, इससे पहले जब कभी सदन में कोई बात होती थी मंदिर की तो ठीक है, विपक्ष उसको हल्का सा डिस्कस करने में ज्यादा वो नहीं रखता था, और बीजेपी हमेशा जय श्री राम का नारा, उद्घोष और मंदिर वहीं बनाएंगे, ये वो उस तरह की बातें करने में बड़ा इंटरेस्ट रखती थी। जब से चंदा चढ़ावा चोरी का आरोप लगा है तब से सदन में अब कोई जय श्री राम नहीं बोलता है, कोई जय श्री राम नहीं कहेगा बीजेपी का। और राम के नाम पे चर्चा करने में इतना घबराते हैं, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर भगवान राम ने और लक्ष्मण जी ने कोई महाशक्ति तान रखी है कि अगर जैसे नाम लेंगे अभी गच दे आके हमें लग जाएगी। तो अब तो मजेदार बात यह है, अभी उत्तर प्रदेश का सदन चला, सरकार की तरफ से कोई जय श्री राम नहीं बोला, कोई नहीं, ना राम राम, ना जय श्री राम, ना राम नाम के पे चर्चा। तो एक ये अपडेट जरूर पूरे देश में हुआ है कि जो बीजेपी राम का नाम लेके विपक्ष को चिढ़ाती थी वो पहले ही 9-2-11 हो जाती है कि इन्होंने राम के नाम पे कोई चर्चा नहीं करनी हमको। और एक महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा और आप सबका मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव हारने के बाद लोकसभा का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जय जगन्नाथ कहा था, वो यूं ही नहीं कहा था, जय जगन्नाथ कह के उन्होंने भी वहां उड़ीसा में सरकार बना ली। एक बात ये हो सकती है, दूसरी बात उन्हें अयोध्या के बारे में मालूम कि वहां पे अब क्या होगा। भाई पुराने संगी हैं और कहते नहीं कि अपने संगठन का नेचर तो सबको मालूम होता है ना। मैं समाजवादी पार्टी में हूं, मुझे मालूम है समाजवादी पार्टी के बाहरी आवरण में क्या है और भीतरी आवरण में क्या है, अच्छे से मालूम है। तो वो पुराने संगी हैं, उन्होंने भी संघ की कार्यशाला पाठशाला सब में भाग लिया, इसीलिए उन्होंने जय श्री राम के नारे को किनारे कर दिया था, क्योंकि उन्हें मालूम था वहां चंपत लाल बंसल बैठा है, चंपत लगाएगा जरूर, ठीक, आरएसएस का जो आदेश है उसको पूरा करेगा जरूर। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को पैसे की, ट्रस्ट के पैसे की जरूरत है नहीं जरूरत है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हर कोई तो प्रधानमंत्री बना बैठा नहीं है, हर सबके पेन में तो बजट के पावर ताकत है नहीं, वो तो वहां तो आप याचक की उपस्थिति के रूप में बैठे हैं वहां, अगर प्रधानमंत्री दे देंगे तो ले लेंगे, नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो प्रधानमंत्री जी को इस बात का इल्म ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने जय जगन्नाथ बोलना उचित समझा कि चलो उड़ीसा की ओर, अब राम जी का काम तमाम कर देंगे ये लोग, और ये पॉलिटिकल मुद्दा अब नहीं रहेगा। ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बेहतर तरीके से मालूम थी, और उनकी जो अभी तक की शैली है उस शैली से भी मैं लगभग समझ चुका हूं कि शायद तब के बाद से जय श्री राम का, प्रभु राम का, मंदिर का, इन सब किसी बात का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने ना किया है ना करेंगे। और मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि गृह मंत्री ने भी आज तक दर्शन भी नहीं किया अच्छा, मंदिर एक का। चीज मनोज जी और बताइए,
आपने भी शायद नोट किया होगा, मैंने तो बड़ी गंभीरता से नोट किया। पिछले साल मेरे दिल को बड़ा धक्का लगा था जब मैंने देखा मेरी कॉलोनी के अंदर जो तिरंगा हर घर के ऊपर फहरा रहा था, उससे ऊपर भगवा फहरा रहा था। और मैंने इसमें आपत्ति भी की थी, फेसबुक पे पोस्ट भी डाली थी कि हमारे लिए तिरंगे से ऊपर कोई झंडा नहीं हो सकता, लेकिन 80% लोग ऐसे थे जिनमें तिरंगे से ऊपर भगवा था। इस बार मेरे को देखने को मिला, ये कहने के बावजूद हर घर तिरंगा, इस बार एक तो भगवा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ा, कॉलोनीज के अंदर भगवा बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा, हार्डली 2-3% घरों में दिखाई पड़ा। और ये बिल्कुल तिरंगे को ऊपर रखा गया और तिरंगे को, लेकिन 20% घरों में तिरंगा लगा। इसका मतलब क्या? क्या भारतीय जनता पार्टी जो तिरंगे का राजनीतिक लाभ उठाना चाहती थी, लोगों ने उसमें सहयोग नहीं किया और भगवे को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उन्होंने माना कि हमारे देश का अगर कोई झंडा है जो हमारे लिए, जिसके लिए हमारे लोगों ने बलिदान दिया, वो तिरंगा है, तिरंगे से ऊपर कुछ नहीं। तो क्या आपने भी लखनऊ के अंदर ये नोट किया? देखिए, मेरे ख्याल से ये सब मुद्दे खत्म हो चुके हैं, इनका कोई लाभ बीजेपी को नहीं मिलने वाला। और जो लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा वो लाभ मुझे नहीं लगता है कि उनके समर्थक लेने के लिए, भाई पढ़े लिखे उनके समर्थक हैं, समझदार लोग हैं। जब तक जिस बात का हाई नोट्स पे था तब तक उसका लाभ लिया। देखिए, संघ ने हमेशा से, मैंने पिछली बार शायद आपसे कहा था ये बात, मुझे याद आ रहा है, या किसी डिबेट में कहा था, आरएसएस नास्तिक है। ये बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आरएसएस नास्तिकता का प्रतीक है। वो एक झंडे की पूजा करते हैं, वो एक झंडे की बात करते हैं। उन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही कि वो किसी मंदिर के या इस मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा अगर होता तो वो तो बहुत सारे मंदिर देश में बन जाते। अगर आरएसएस के इतने सारे संगठन चल रहे हैं तो उनको, मुझे नहीं लगता है कि मंदिर बनाने में जगह जगह कोई दिक्कत होगी। मंदिर एक पुरानी व्यवस्था है। आरएसएस इस देश में एक झंडा चाहता है और वो झंडा भगवा झंडा है, जिसका जिक्र आपने किया कि उन्होंने तिरंगे से ऊपर किया। याद करिए, राजस्थान के हाई कोर्ट में तिरंगा फहरा दिया गया था, आपको वो घटना याद होगी। बीजेपी के लोगों ने वहां जाके भगवा फहरा दिया था। तो आरएसएस की नजर में कोई मंदिर, कोई ईश्वर बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अगर होता तो वो प्रभु श्री राम मंदिर ट्रस्ट में चोरी ना होने देते, और अगर चोरी हो गई थी तो उसके लिए व्यापक आंदोलन, व्यापक विरोध, व्यापक तरीके से एक जो सजा दी जाती है उसकी बात आरएसएस करता। आरएसएस ने ऐसी कोई बात नहीं की। यानी कि आरएसएस को इस देश में मंदिर बने ना बने, बने तो उसका उनसे लाभ क्या हो सकता है, उस बात पे ज्यादा फोकस रहा है, कल भी, आज भी और आने वाले समय में भी। तो भगवा झंडे का महत्व तो मेरे ख्याल से अब बीजेपी को, आरएसएस को अच्छे से पता चल चुका है कि अब भगवा की राजनीति नहीं चलेगी। और बीजेपी आरएसएस अपने ढलान पे पूरी तरीके से आ चुके हैं। उसका श्रेय अगर किसी दल को जाता है तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर अब की बार 400 पार का नारा लगाने वाली बीजेपी आरएसएस 300 भी पहुंच जाती तो हम बोलने की आजादी अपनी खो चुके होते। लेकिन समाजवादी पार्टी ने बहुत बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश में हराया। इंडिया गठबंधन ने देश में उनको रोकने का प्रयास किया और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल इस लेवल का नहीं था। नहीं फिर नीतीश कुमार जी को आगे करके सरकार भी बनाई जा सकती थी। लेकिन अब वो किन की गलतियां हैं उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहूंगा, वो बीते हुए समय की बात हो गई। और अब पछताए हो क्या जब सरकार हाथ से निकल गई। लेकिन इतना हमें तय है कि आज जो ढलान पे आरएसएस बीजेपी है वो अखिल जी समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने जिस तरीके का एक पूरा चुनावी चक्रव्यूह रचा, जो राष्ट्रपति जी ने पीडीए का कार्ड खेला और इस सरकार के पूरे जो वो फीवर चढ़ा रखा था, जो नशा लोगों के अंदर दे रखा था, उस नशे को उतारा और एकजुटता के साथ संविधान पे हम आए और संविधान की रक्षा की बात की और उसके आधार पे दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक कम्युनिटी एक हुए और हमने बीजेपी को हराया। अब बीजेपी के पास कोई एक मुद्दा नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक मुद्दा रह गया, 20,000 रुपए। उसकी हवा 6 महीने में हम इतनी कायदे से निकालेंगे। हम मीन्स समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, हर
में सुज्जा घुसेड़ घुसेड़ के इतना पंक्चर करेंगे कि ये 20,000 वाली हवा में निकल जाएगी। जैसे एसआईआर की हवा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अकेले दम पे निकाल दी भाजपा की, कि आप बेईमानी नहीं करने देंगे, बेईमानी नहीं करने दिया, वोट नहीं कटने दिया, और उन सारी चीजों को बचा के रखा। तो जाहिर सी बात है बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं है, जिसपे खेलेगी उस पे नीचे जाएगी। 20,000 रुपए बांट ले, हम लोग तो कह चुके हैं, और पहले आज भी मैं कह रहा हूँ, इसी 20,000 से बूथ मजबूत करेंगे। अब दोगे 20 लोगों को एक गांव में, और हम 2 लोगों का पैसा, जो हमारे पार्टी के सबसे प्यारे लोग हैं, वैसे भी सेल्फ मोटिवेटेड पार्टी है समाजवादी पार्टी, कार्यकर्ताओं के दम पे चलती है पार्टी, उसी 20,000 रुपए को इस्तेमाल करेंगे बूथ वाले दिन, चुनाव वाले दिन, लोगों की मदद के लिए, और पैसा भी लेंगे इस सरकार से, और 20,000 रुपए, और आराम से चुनाव में बेहतरीन तरीके से वोटिंग भी कराएंगे, और इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनेगी, और इनका काम खत्म, पैसा हजम हो जाएगा। लेकिन बहुत रणनीति के हिसाब से बीजेपी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की चीजों की तैयारी कर रही है, उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। हम कोई हाथ पे हाथ धर के बैठ के चुनाव थोड़ी नहीं लड़ेंगे, और कि आएंगे और तांडव करके चले जाएंगे। कल ही मैंने एक चैनल पे कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में वोटर की होगी घटाई, मतलब अगर वोट चुनावी लिस्ट में घटाया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लोगों की होगी पिटाई। ये जनता का संदेश है, 100% पिटाई होगी। कहीं वोट कटा तो बीजेपी के लोगों के घर में, घर के बाहर सैकड़ों की तादाद में उस गांव की जनता खड़ी हो जाएगी। तो ये बीजेपी के हर गांव के बूथ के लोग समझ लें, वो जिम्मेदार लोग समझ लें जो चुनावी प्रक्रिया में लगे हैं, वो डीएम से लेके और चपरासी तक समझ लें। अगर गड़बड़ हुआ तो सरकार का कोई कुछ ना कर पाएगा, लेकिन तुम्हारा ऐसी तैसी करने के लिए जनता तैयार बैठी है। ये बात मैं कोई धमकी, कोई उग्र करने के पर्पज से नहीं कह रहा हूं। वो कहते नहीं है, ये एक वैधानिक चेतावनी है। जैसे सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि नशा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ये आपको मौत के मुंह में ढकेल सकता है, ये आपको कैंसर कर सकता है। तो वैसे ये वैधानिक चेतावनी है। अब जो समझदार होगा समझ जाएगा, नहीं समझदार होगा तो भुगतो। अगर जो किए हो गलत का भुगतना पड़ेगा। वहां कोई एसआईटी नहीं बनेगी। इस चक्कर में न रहे कि एसआईटी बन के चंपत राय और अनिल मिश्रा और राव की तरह बचा लिया जाएगा। तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। जी चलिए मनोज जी, मेरे ख्याल से 2027 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश पे ही डिपेंडेंट है कि ये जो दिल्ली की सरकार है रहेगी या जाएगी। तो मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जैसे आपने कहा, ये जो 20,000 रुपए बांटेंगे उससे हम लोग अपने बूथ को मजबूत करेंगे। कहीं इनको ये खबर ना मिल जाए एसआईआर के माध्यम से ये आपके लोग जो है उनको पैसा ही ना दें और उसके बाद अपने ही लोगों को पैसा दे, कहीं ये सतर्क ना हो जाए। अखिल जी वो अपने लोगों को पैसा दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब तो हम चुनाव ऐसे जीत लेंगे चुटकी बजा के। ये पैसा तो हमारे वोटर को देंगे ना। सही बात, पीडीए को देना पड़े, पीडीए को देना पैसा पड़ेगा। अगर पीडीए को पैसा दिया नहीं तो कोई मतलब नहीं पैसा बांटने का। और पीडीए को पैसा मिलेगा ही मिलेगा, उसमें दो रहा नहीं। वो यादव को आप नहीं दोगे, मुसलमान को नहीं दोगे, बाकी तो दोगे ना। दलित को दोगे, दलितों को देना पड़ेगा, को दोगे, अल्पसंख्यक को दोगे, सबको देना पड़ेगा। जिन्हें नहीं दोगे वो आपके खिलाफ ऐसे ही हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, चलिए मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।